वृद्धाश्रम के बाहर धूप में बैठी मनोरमा जी अपनी ही तरह बदकिस्मती से वहां रहने वाली हम उम्र औरतों के साथ बातें कर रही थी कि तभी उनकी एक सहेली शांति देवी ने कहा, मनोरमा बहन, आपके बेटे बहू तो इतने अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आप पता ही नहीं यहाँ क्यों चली आई। आपके बेटे बहू तो आपको लेने भी आए थे, लेकिन फिर भी आप उनके साथ नहीं गई। और एक हमारे बेटे बहू हैं कि हमसे कभी मिलने भी नहीं आते। तो मनोरमा जी कुछ कहती, उससे पहले ही वह वहाँ रहने वाले शर्मा जी ने आकर कहा, अरे मनोरमा बहन, आपके बेटे बहू तो आज फिर तुम्हें लेने आ गए हैं। बेटे बहू का नाम सुनते ही मनोरमा जी के चेहरे पर गुस्सा छलक आया और वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। तो वहाँ बैठे सभी लोग मनोरमा जी को देखकर हैरान रह गए कि यह कैसी औरत है। उनके बेटे बहू इन्हें लेने आए हैं और यह उनसे मिलने की बजाय मुंह फेर कर अपने कमरे में भाग गई। तब तक उनके बेटे बहू भी अंदर आ चुके थे। वह सीधे वहाँ के मैनेजर के पास गए तो मैनेजर साहब उन्हें मनोरमा जी से मिलने के लिए अंदर ले गए। अंदर आए तो मनोरमा जी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठी थी। तो मैनेजर साहब ने कहा, माँ जी, दरवाज़ा खोलिए, आपके बेटे बहू आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो मनोरमा जी ने साफ इनकार कर दिया। मैनेजर साहब के बहुत रिक्वेस्ट करने पर मनोरमा जी ने दरवाज़ा खोला तो उनके बेटे बहू अपनी माँ से मिलने के लिए अंदर गए और मैनेजर साहब वहीं बाहर बैठ गए। अंदर जाते ही उनके बेटे विकास ने, माँ माँ, क्या हो गया है आपको? क्यों नहीं चलना चाहती हमारे साथ? अब तो आपका पोता भी आ गया है, उसे आपकी बहुत ज़रूरत है। अगर दादी के होते हुए पोते को दादी का लाड़ प्यार ना मिले तो यह तो उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं। तभी बहू रबीना ने कहा, माँ जी, आपको पता है गांव में जो हमारी ज़मीन थी, अब वहाँ तक शहर का विकास हो गया है। अब तो उस ज़मीन की कीमत करोड़ों की हो गई है। बेटे बहू की बातें सुनकर मनोरमा जी उनका लालच समझ गई कि वह उन्हें क्यों ले जाना चाहते हैं। उन्हें बेटे बहू पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह उनसे झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुप रह गई। कमरे का माहौल एकदम से शांत हो गया। तभी मैनेजर साहब अंदर आए और बोले, क्या हुआ माता जी, क्या निर्णय लिया आपने? तो मनोरमा जी की बहू रबीना ने कहा, पता नहीं साहब, माँ जी को क्या हो गया है और कुछ भी नहीं बोल रही हैं। ना तो हाँ बोल रही हैं और ना ही ना बोल रही हैं। बेटे बहू बोलते जा रहे थे, लेकिन मनोरमा जी कुछ नहीं बोली और चुपचाप बैठी रही। तो बेटे बहू झुंझलाते हुए वहाँ से उठकर बाहर आए और अपने कार में बैठकर घर चले गए। उनके जाने के बाद भी मनोरमा जी के चेहरे पर ना तो गुस्से के भाव थे और ना ही निराशा के भाव। वह एकदम शांत बैठी रही। तो उनकी चुप्पी तोड़ते हुए मैनेजर साहब बोले, एक बात कहें माँ जी, आप बड़ी किस्मत वाली हैं जो बहू बेटे आपको इतने दिनों के बाद बार बार घर ले जाने के लिए आ रहे हैं और आप हर बार मना कर देती हैं। वरना वृद्धाश्रम में बाकी लोगों को देखिए, किसी के भी बेटे बहू उनसे मिलने नहीं आते हैं। 2 महीने से 2-3 बार आपके घर ले जाने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन आप हैं कि अपनी जीद पकड़कर बैठी हुई हैं। ऐसे बेटे बहू किस्मत वालों को ही मिलते हैं माँ जी, वरना अपने आश्रम में ही शांति काकी को ही देख लीजिए, जो अपने छोटे छोटे नाती पोते को कितना याद करती हैं, कितना रोती हैं। उन्हें याद करके हर रोज़ भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि काश उनके बेटे बहू उन्हें किसी तरह से रख ले, लेकिन वह अपने घर में रहना चाहती हैं। और एक आप हैं जो बहू के मनाने पर भी घर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तभी कुर्सी से उठते ही मनोरमा जी मैनेजर साहब से बोली,
मैनेजर साहब, अब मेरा घर वृद्धा आश्रम ही है। मुझे किसी और घर में नहीं जाना है। अपनी आखिरी सांस तक मैं वृद्धा आश्रम में ही रहूँगी। अगर आपको मेरा इस वृद्धा आश्रम में रहना पसंद नहीं आता तो मैं किसी दूसरे वृद्धा आश्रम में चली जाऊँगी, लेकिन बेटे बहू के साथ वापस उस घर में नहीं जाऊँगी। नहीं नहीं माँ जी, मेरे कहने का मतलब वह नहीं था कि आप इस वृद्धा आश्रम को छोड़कर चली जाएं। अरे मेरा वृद्धा आश्रम तो आप जैसे बुजुर्ग लोगों के लिए ही बना है, जिनकी सेवा मैं करना चाहता हूँ। मैं तो बस आपके बेटे बहू के अच्छे स्वभाव को देखकर आपसे कह रहा था, बाकी आपकी मर्जी है। मैं आप पर घर जाने का कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैनेजर साहब ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा तो मनोरमा जी बोली, नहीं बेटा, इसमें बुरी लगने वाली कोई बात नहीं है। तुम मुझे वही कह रहे हो जो अपनी आंखों के सामने देख रहे हो। सच्चाई तो किसी को पता ही नहीं है। क्या मतलब है माँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? मैनेजर साहब ने पूछा तो मनोरमा जी ने कहा, बस कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही बोल रही थी। वह अपनी बात को टाल गई और वहाँ से उठकर बाहर चली आई। समय अपने रफ्तार से चलता रहा। कुछ दिनों बाद मनोरमा जी के बेटे बहू फिर से वृद्धा आश्रम आए और मैनेजर साहब से अपनी माँ से मिलने के लिए कहा। तभी मैनेजर साहब ने देखा कि उनके बहू के हाथ में एक बड़ा सा डब्बा है। उन्होंने पूछा, इसमें क्या है? तो उनकी बहू रबीना बोली, अरे मैनेजर साहब, आज मेरी सासू माँ का जन्मदिन है, इसीलिए उनके लिए केक लेकर आई हूँ। वृद्धा आश्रम में ही उनके साथ मैं केक काटूँगी। वह मेरे साथ घर आने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ही वृद्धा आश्रम जाकर उनके साथ जन्मदिन मना लेती हूँ। मैनेजर साहब बोले, एक बार मैं माता जी से पूछ कर आता हूँ, उसके बाद ही तुम्हें बताऊँगा। इस बार विकास और रवीना अपने 6 महीने बेटे को भी साथ लाए थे। मैनेजर साहब मनोरमा जी के कमरे में गए और बोले, माता जी, आपके बेटे बहू आपका जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मनोरमा जी ने बेटे बहू से मिलने से साफ इनकार कर दिया और पिछली बार की तरह अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। लेकिन इधर उनकी बहू रबीना तो उससे मिलने के लिए रट लगाए बैठी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी सासू माँ से मिलकर और जन्मदिन मना करके केक काट कर ही घर जाऊंगी। अब तो वृद्धा आश्रम में रहने वाले बाकी बुजुर्गों को भी लगने लगा था कि सच में मनोरमा जी के बेटे बहू बहुत अच्छे हैं, लेकिन मनोरमा जी के अंदर जरा सी भी दया नहीं है, बड़ी पत्थर दिल की है। जब बेटे बहू इतनी मिन्नतें कर रहे हैं तो उन्हें घर चले जाना चाहिए। पता नहीं क्यों फालतू की रट लगाकर बैठी हैं। अगर हमारे बेटे बहू हमें लेने आते तो हम खुशी खुशी उनके साथ चले जाते। तभी उनमें से एक ने कहा, ऐसी कोई भी माँ हुई भला जो अपने बेटे बहू को बार बार आने पर मजबूर कर रहे हो। तो दूसरे ने कहा, अपने बेटे बहू को तो छोड़िए, अपने नन्हे से पोते को भी देखना नहीं चाहती। पता नहीं कैसी दादी माँ है जो अपने परिवार से ही दूर भाग रही हैं। बाहर सब लोग के मुंह से अपने बारे में उल्टी सीधी बातें सुनकर मनोरमा जी कमरे से बाहर आईं और बहू के हाथ से केक का डब्बा उठाकर दूर फेंक मारा और फिर गुस्से में बोली, मैनेजर साहब, मैंने आपको पहले ही मना किया था कि मुझे अपने बेटे बहू से नहीं मिलना, फिर क्यों लोग बार बार आकर मुझे परेशान कर रहे हैं। मैंने कह दिया ना कि ना कोई बेटा है, बहू है और ना ही कोई पोता है। मेरे पति के जाने के बाद अब इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। यह सब कह दो उन लोगों को कि दोबारा मुझे यहाँ लेने ना आए। इस बार मैनेजर साहब को मनोरमा जी का व्यवहार बहुत ही अटपटा लगा। वह मनोरमा जी से नाराज़ होते हुए बोले, माता जी, क्यों आप बुढ़ापे में अपनी अकड़ लेकर बैठी हुई हैं? ऐसी भी क्या बात हो गई है जो आप अपने बेटे बहू से इतनी नफ़रत करती हैं? यहाँ सब लोग देख रहे हैं कि आप अपने बेटे बहू कितने अच्छे हैं,
जो आपका जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ वृद्धा आश्रम आए हैं और बच्चे हैं, गलती तो हो गई होगी। अगर अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आपको भी उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। तभी मनोरमा जी अपने बेटे बहू की तरफ देखते हुए बोले, चले जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मनोरमा जी का गुस्सा देखकर उनके बेटे बहू को लगा कि माँ जी उनकी पोल ना खोल दे, इसीलिए अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चले गए। लेकिन आज मनोरमा जी चुप नहीं बैठी, क्योंकि बार बार वृद्धाश्रम में जाकर उनके बेटे बहू ने पिछले 2 साल से उन्हें परेशान करके रख दिया था। किस तरह पिछले 2 साल से उसने अपने आप को संभाला था, किस तरह अपने पति का घर छोड़कर वृद्धाश्रम में एडजस्ट किया है, यह बात उससे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। जब वह वृद्धाश्रम आई थी तो किस तरह 4-5 महीने तक रो रो कर परेशान हो गई थी, यह तो वही जानती थी कि कितने टूटे हुए मन के साथ वृद्धाश्रम आई थी। बहू बेटे ने उन्हें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी पिछली बातों को याद करके मनोरमा जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी मैनेजर साहब ने कहा, माँ जी, पिछले 2 साल से मैंने आंखों में एक बार भी आंसू नहीं देखे, लेकिन आज आपकी आंखों में आंसू हैं। ऐसा क्यों? ऐसी क्या बात हो गई जो आप अपने बेटे बहू के साथ भी नहीं जाना चाहती और हमें भी बताना नहीं चाहती? कुछ तो बात है जो आप अपने दिल में छुपाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो दुखों का समुंदर हो जिसे आज तक हम सब नहीं देख पाए। आसपास खड़े हुए लोग भी कहने लगे, हाँ मनोरमा जी, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आप बेटे बहू से इतनी नफ़रत करती हैं, उनके साथ जाना नहीं चाहती हैं? कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से आप इतना कठोर बन गई हो। उन सब की बातें सुनकर मनोरमा जी अब सारी बातों को स्पष्ट रूप से बताना चाहती थी, क्योंकि बार बार बेटे बहू का आना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। जब बेटे बहू का चेहरा देखती हैं तो बड़ा गुस्सा आता था। मनोरमा जी मैनेजर साहब से कहने लगी, बेटा, तुम जिस बेटे को इतना अच्छा कह रहे हो, तुम्हें उसकी हकीकत पता नहीं। आज जितने अच्छे बनकर वह दोनों मेरे लिए केक लाए हैं, पिछले 2 साल पहले इस बहू ने मेरे मुंह पर केक फेंक कर मारा था। मेरे ही घर में मेरा सांस लेना दुश्वार कर दिया था। अपने ही घर में मैं घूट घूट कर जी रही थी। मेरी शादी के 4 साल बाद मेरा बेटा विकास का जन्म हुआ। उसका पैदा होने पर हम दोनों पति पत्नी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मेरे पति लोगों की खेती में मजदूरी करते थे। बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ कर हम दोनों ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया था, क्योंकि पैसों के अभाव में ज़िंदगी कितनी मुश्किल से भरी होती है, यह हम दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे से जानते थे। इसीलिए बेटे को पढ़ाकर इस काबिल बनाना चाहते थे कि अच्छे से नौकरी लग जाए। एक एक पैसा बचाकर हमने अपने बेटे को पढ़ाया। जब विकास शहर पढ़ने गया तो पैसों की कमी पड़ गई, तो मैं सभी लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने का काम करने लगी। तब जाकर मेरे बेटे की पढ़ाई हो पाई और भगवान के दया से एक दिन मेरे बेटे की नौकरी भी लग गई। नौकरी लगने के बाद बेटे की शादी के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे, लेकिन बेटे को रवीना बहुत पसंद थी। हमने उसकी पसंद को ही अपनी पसंद स्वीकार कर लिया और उसकी शादी रवीना से करवा दी। हम दोनों पति पत्नी पूरी उम्र बहुत काम किया था। बुढ़ापे में मेरे पति के घुटने में बहुत दर्द होने लगा था, जिससे उन्हें लोगों के यहाँ मजदूरी का काम बंद कर दिया। उनकी तबीयत को देखते हुए मैंने भी अपने पति से कहा, अब तो हमारे बेटे की नौकरी लग गई है और घर में इतने पैसे हैं कि भगवान की दया से सब अच्छे से रह लेंगे, और आपके पास भी कुछ पैसे बचे हुए हैं जिससे हम अपने पुराने घर को नया बनवा लेंगे। थोड़े बहुत पैसों की मदद बेटा भी कर देगा। लेकिन बहू बेटे को यह बात रास नहीं आई। बेटे बहू ने घर बनवाने के लिए तो मना नहीं किया, लेकिन पिताजी के मजदूरी पर न जाने से बेटे बहू थोड़ा भड़क गए
और बोले कि पिताजी मजदूरी करने क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी उन्हें मजदूरी करनी चाहिए। अभी उनकी उम्र ही कितनी हुई है। अभी से अगर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे तो घर में इतने सारे खर्चे कैसे चलेंगे? बहू फिर से बोली, हाँ माँ जी, एक मेरे पति अकेले कमाने वाले हैं और तुम दोनों के खर्चे भी कम नहीं हैं। जैसे जैसे बुढ़ापे की तरह जाओगे वैसे वैसे दवाइयों का खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो कम से कम अपने खर्चे के लिए इतना तो कमाते रहो कि दवाइयों का खर्चा निकलता रहे। यह सुनकर मनोरमा जी का गुस्सा आया और वह बेटे से बोली, कैसी बातें कर रहे हो बेटा? घुटनों की दर्द की वजह से तुम्हारे पिताजी ठीक से चल फिर भी नहीं पाते और तुम मजदूरी पर जाने की बात कर रहे हो। अब उनकी उम्र मजदूरी करने की नहीं है, बैठकर खाने की है। मेरी बात सुनकर बेटा अपने ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन बहू रसोई में बहुत देर तक बड़बड़ाती रही। बहू बेटों की बातें को सुनकर मेरे पति बोले, भाग्यवान, हम एक काम करते हैं, अपने गांव वापस चलते हैं। गांव में हमारा टूटा फूटा कच्चा घर है और 3 बीघा ज़मीन भी है जो हमारे पुरखों की है। उसे मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। कल अगर मैं ना रह पाऊँ तो तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम इस ज़मीन को अपनी दवाइयों के खर्चा निकाल पाओगी। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? शुभ शुभ बोलो, कहीं आप नहीं रहोगे तो मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी? मनोरमा जी उन्हें डांटते हुए कहा था, लेकिन उसके पति नहीं माने, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ था उसे देखकर वह आगे की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे। इसीलिए दोनों पति पत्नी किसी काम का बहाना लेकर गांव चले गए और वह ज़मीन मनोरमा जी के नाम कर दी। इधर बेटे बहू को इस बात की भनक भी नहीं लगी, बल्कि वह तो उल्टा इस बात से खुश हो रहे थे कि चलो अच्छा हुआ, बुढ़िया हफ्ते भर के लिए गांव चले गए। लेकिन गांव से आने के कुछ दिनों बाद ही मेरे पति के सीने में दर्द उठा और वह मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए। मुझे क्या पता था वह बोल रहे थे वह सच ही हो जाएगा। मेरे पति का मुझे छोड़कर जाना मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं अपने पति के जाने के सदमे से उभर भी नहीं पाई थी कि मुझे बेटे बहू का दूसरा रूप ही देखने को मिला। पति को गए हुए 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि एक दिन बेटे ने मेरे कमरे में आया और मुझे चिल्लाते हुए बोला, क्या माँ पूरे दिन कमरे में बैठी रहती हो? बेचारी रवीना काम में लगी रहती है, कुछ तो घर का काम धाम देख लिया करो। अब जो चला गया है वह वापस तो नहीं आएगा, इसीलिए तो अच्छा होता, लेकिन भगवान के सामने किसी की नहीं चलती। बहू के बेरुखी व्यवहार को देखकर मन ना होते हुए भी मैं घर के कामों में लग जाती। बेटे बहू को मेरे दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं था, वह तो बस अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे। धीरे धीरे मैं भी अपने गम को भुलाकर जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। तभी एक दिन बहू अपने जन्मदिन की पार्टी रखी और सारी सहेलियों को घर पर बुलाया। जिस दिन बहू का जन्मदिन था, इत्तेफाक से उसी दिन मेरा भी जन्मदिन पड़ता था। घर का सारा खाना मैंने ही बनाया था। बहू की सारी सहेलियां घर पर आ गई थी। शाम होते होते मेरा बेटा विकास भी ऑफिस से आ गया था। जब केक काटने की बारी आई तो बहू ने अकेले ही केक काट दिया और पास रखे बेटे विकास ने उसे सोने के कंगन गिफ्ट में दे दिए, जिसे देखकर रवीना बहुत खुशी से उछल पड़ी। और वहाँ दूर एक कोने में खड़ी मैं यह सब चुपचाप देख रही थी और मेरी आंखों से आंसू छलक आए। इसीलिए नहीं कि बेटे ने बहू को इतना महंगा गिफ्ट दिया, बल्कि इसीलिए कि बेटे को माँ का जन्मदिन याद तक नहीं है। तभी बेटा मुझे आवाज़ देते हुए बोला, अरे माँ जल्दी करो, सभी लोगों के खाने का इंतज़ाम करो। केक तो हमने काट लिया, पहले सबको कोल्ड ड्रिंक दे दो, उसके बाद यह केक ले जाओ और प्लेट में रखकर सबको दो। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसकी माँ नहीं, घर के काम वाली हूँ। मैं भी उस दिन हिम्मत करके सभी लोगों को खाना सर्व करने से मना कर दिया और अपने कमरे में आ गई।
जिसे सुनकर बेटे बहू दंदनाते हुए मेरे पीछे पीछे कमरे में आए और गुस्से से बोले, यह क्या तरीका है माँ, कमरे में जाकर मुंह फुलाकर बैठ गई हो। घर में इतने सारे लोग आए हैं, उनका खाना पीना देखो। बेटा, वह सब तुम्हारे मेहमान हैं, तुम ही देखो, मैं यह सब नहीं देख सकती। मेरा काम करने से मना करना बेटे बहू को अच्छा नहीं लगा और बेटा गुस्से में बोला, माँ, यह फालतू की क्या बातें कर रही हो, ऐसा क्या हो गया है आपको। बेटा, आज मेरा भी जन्मदिन था और इसका केक नहीं काटा गया, इसीलिए चिढ़ गई हूँ। कोई बात नहीं, मैं केक कमरे में ले आता हूँ और इधर ही तुमसे केक कटवा देती हूँ। नहीं बहू, नहीं बहू, मुझे कोई केक नहीं काटना और ना मैंने पहले भी कभी जन्मदिन पर केक काटा है, मैंने कहा। तभी बहू कटा हुआ केक लेकर उठाकर आई और मेरे पास आते हुए पूरा केक मेरे मुंह से भर दिया। यह क्या कर रही हो बहू, मेरे नाक में केक भर दिया, सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। क्यों माँ जी, तुम्हें तो केक काटने का और जन्मदिन मनाने का बड़ा शौक हो रहा था ना, अब काटो केक और लगाओ अपने मुंह पर। आजकल के बच्चे ऐसे ही तो जन्मदिन मनाते हैं, केक को काटकर मुंह पर लगाते हैं, तो वही तो कर रही हूँ। विकास, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आंखों में जलन हो रही है। विकास झटके से हाथ पकड़कर मुझे बाथरूम तक ले गया और बोला कि यह रही पानी की बाल्टी, जल्दी से मुंह धुलकर बाहर काम करने के लिए आ जाओ। लेकिन मैं मुंह धोकर कमरे में आकर बैठ गई और अंदर से कुंडी बंद कर ली तो बेटे बहू ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई और सुबह होने तक दोनों मुझे वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर ली। बेटे ने मेरे पास आकर कहा, चलो माँ, अगर आप यहाँ कोई काम नहीं करोगी तो मेरे घर में आपको छोड़ कर आता हूँ। तो बेटे बहू की बात सुनकर मनोरमा जी भी अपने दिल को समझा लिया कि भले ही वृद्धाश्रम में रहना मंजूर है, लेकिन बेटे बहू के साथ इस घर की नौकरानी नहीं बनूंगी। यही सोचकर मनोरमा जी ने वृद्धाश्रम में रहना स्वीकार कर लिया और उनके बेटे बहू उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर आ गए। मनोरमा जी को गए हुए 1 साल ही हुआ था कि उनके बेटे विकास के पास गांव के किसी का फ़ोन आया कि गांव में जो तुम्हारी ज़मीन थी वहां तक अब शहर का विकास हो गया है और आपकी ज़मीन तो मेन रोड पर है, इसीलिए अब उसकी कीमत करोड़ों में हो गई है। जिसे सुनकर विकास और उसकी पत्नी रवीना खुशी से उछल पड़ी और अगले ही दिन ज़मीन बेचने के लिए गांव पहुंच गए। लेकिन जब कोर्ट में पहुंचे तो पता चला कि ज़मीन तो उसके पिताजी ने अपने मरने से पहले उसकी मां के नाम कर गए थे। जिसे सुनकर बेटे बहू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और चौंकते हुए कहा, एक दूसरे की तरफ देखने लगे, अब क्या होगा। खैर, वहाँ से अपना मुँह सा लेकर दोनों बेटे बहू वापस अपने घर आ गए और दिमाग लगाने लगे उस बुढ़िया को वापस कैसे लाया जाए। तभी विकास के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कहा कि थोड़े ही दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, उसके बहाने से हम उस बुढ़िया को यहाँ ले आएंगे और अपने पोते या पोती की खुशखबरी सुनकर बुढ़िया भी आने से मना नहीं करेगी। यही सोचकर दोनों बेटे बहू आगे की प्लानिंग करने लगे। समय बीता तो विकास का एक बेटा हुआ। अब तो उन्हें माँ को वृद्धाश्रम से वापस लाने का एक बहाना मिल गया और पोते के नाम पर वृद्धाश्रम में जाकर बार बार मनोरमा जी को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगे। तो इस बात को मनोरमा जी भी बहुत अच्छे से समझ रही थी, क्योंकि बहू ने पहली मुलाकात में ही उन्हें गांव की ज़मीन तक शहर के विकास वाली बात बता दी थी। उन्हें सब समझ आ गया था कि बेटे बहू उन्हें घर वापस क्यों ले जाना चाहते हैं। उनके बेटे को भी फ्री में संभालने वाली के काया मिल जाएगी। बस यही वजह है मैनेजर साहब, जो मैं बेटे बहू के पास नहीं जाना चाहती। आप लोगों को लगता है कि मेरे बेटे बहू मुझे बहुत इज्जत देते हैं और इसीलिए वह मुझे घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वह तो मुझे सिर्फ अपने बेटे की आया बनाकर और गांव में शहर के विकास वाली ज़मीन को बेचकर पैसे हड़पना चाहते हैं, और जैसे उनका यह काम हो जाएगा, वह मुझे फिर से जैसे दूध से मक्खी निकाल कर फेंकी जाती है, वैसे ही मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल देंगे। और मैं बार बार बेइज्जत नहीं होना चाहती।
अब इस वृद्धा आश्रम ही मेरा मन लग गया है। अब मैं आखिरी सांस तक यहीं रहना चाहती हूँ। मनोरमा जी की बातें सुनकर मैनेजर साहब की आंखों में आंसू आ गए। आसपास जितने भी लोग बैठे थे सभी लोग भावुक हो गए। हमें माफ़ कर दो मनोरमा जी, हमने आपको गलत समझा, लेकिन आज के बाद आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। आप आराम से यहाँ रहिए। वहाँ बैठे सभी लोगों ने मनोरमा जी से माफ़ी मांगते हुए कहा। तो मनोरमा जी बोली, आप सबकी कोई गलती नहीं है। आपने वही कहा जो आपने अपनी आँखों से देखा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। ऐसे ही 1 महीना और गुजर गया। एक दिन मनोरमा जी के बेटे और बहू उन्हें फिर से लेने के लिए आ गए, क्योंकि उन्हें तो ज़मीन का जो लालच हो गया था। लेकिन इस बार मैनेजर साहब भी उन दोनों के आने के इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही उन दोनों को देखा तो मैनेजर साहब ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। तभी विकास और रवीना मैनेजर साहब के पास आए और बोले, साहब मेरी माँ कहाँ है? हम उन्हें हर हाल में घर लेकर ही जाएंगे। आज मैनेजर साहब को विकास और रवीना के स्वभाव का असली रूप दिखाई दे रहा था कि वह ज़मीन के लालच में अब अच्छाई का मुखौटा उतारकर ज़बरदस्ती पर उतर आए हैं। तभी मनोरमा जी उन्हें अपने कमरे में जाती हुई दिखाई दी तो जल्दी से दौड़कर विकास उनके पास गया और मनोरमा जी का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती कार के पास ले आया और बोला, चलो माँ, तुम्हें 10 बार मनाने आया हूँ, लेकिन तुम नहीं मानती हो। आज तुम्हें ज़बरदस्ती लेकर ही जाऊँगा। तभी अपने सामने पुलिस देखकर विकास रवीना हक्के बक्के रह गए। तभी पीछे से मैनेजर साहब ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं ही आपको फ़ोन किया था, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। ज़बरदस्ती एक महिला को परेशान कर रहे हैं और देखिए उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ घर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक पल की देरी किए बिना पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तो विकास ने चिल्लाते हुए कहा, माँ, यह तुम सही नहीं कर रही हो। करोड़ों की ज़मीन लेकर कहाँ जाओगी? और वैसे भी तुम्हारे पैर तो अब कब्र में ही हैं। आज नहीं तो कल वह ज़मीन तो मेरे ही होगी। फिर देखता हूँ कौन रोकता है मुझे ज़मीन लेने से। बेटा, तुम्हारी नीयत तो मुझे पहले से ही पता चल गई थी, इसीलिए कल ही मैं उस ज़मीन को बेचने के लिए गांव जा रही हूँ और उसके सारे पैसे इस वृद्धा आश्रम में लगाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे नालायक बेटे इस दुनिया में बहुत हैं जो अपने माँ बाप को घर से बेघर कर देते हैं। उन्हीं के लिए इस वृद्धा आश्रम में और कमरे बनवाऊंगी। जितने भी पैसे आएंगे पूरे वृद्धा आश्रम में ही लगेंगे, लेकिन तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। नहीं माँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती, बेटे बहुत चिल्लाते हुए कहा। तो मनोरमा जी ने उनकी एक न सुनी और इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें मेरी नज़रों के सामने से। तो इंस्पेक्टर साहब उन्हें लेकर चले गए और अगले ही दिन मनोरमा जी अपने गांव की ज़मीन बेचकर वृद्धा आश्रम और उनके कमरे बनवाने के लिए पैसे दे दिए। सुख सुविधाओं से पूर्ण एक नया वृद्धा आश्रम बनवा दिया और खुद भी सुकून के साथ वृद्धा आश्रम में रहने लगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मास्टर स्टोरीज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।